प्रिय मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के एक नए पड़ाव की ओर, अगले चरण की ओर, एंड दैट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी फोर्सेस के बारे में, और मैंने बताया था कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें जो बाद वाली दो हैं वो न्यूक्लियस नाभि के अंदर होती हैं, और बाकी की जो दो फोर्सेस हैं वो विजिबल फोर्सेस होती हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो फर्स्ट फोर्स है इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी खोज, उसकी डिस्कवरी की थी सर इसाक न्यूटन ने। और वही सर इसाक न्यूटन बाद में मोशन ऑफ बॉडीज, यानी कि जिस प्रकार से चीज़ों का मोशन होता है, हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, उसके लिए फंडामेंटल लॉ देने वाले साइंटिस्ट। सो सर इसाक न्यूटन इज द साइंटिस्ट behind the laws of motion, what causes the motion and how the force is related to the motion which is being produced. So अगर आप मुझसे पूछें कि फिजिक्स का सार सूत्र क्या है, the essence of physics at our level, that is from let us say 9th 10th to 12th अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में, तो मैं एक सेंटेंस में कहूँगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली, बट उसको हम एक्सपेंड करके 3 लॉज भी कह सकते हैं, बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और मेरा जो चैनल है ये फिजिक्स सिंप्लीफाइड, उसका लोगो आप देखेंगे ध्यान से तो F इज इक्वल टू m में, विच इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन शॉर्ट। आज यहाँ पे हालांकि मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तीनों जुड़े हुए हैं आपस में, बहुत करीब करीब के हैं, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम पहले बात कर लेते हैं। उनको पार्ट्स में समझेंगे तो हमारे लिए बाद में उनको जोड़ना आसान हो जाएगा। तो मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर पीछे लिखा हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं हल्का सा आपकी सुविधा के लिए स्टैंड को हल्का सा रेज कर देता हूँ। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप यहाँ पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। और जब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं तो मैं इसका पहले स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूं। एवरी बॉडी और पार्टिकल, यू कैन से पार्टिकल का ही एक्सटेंशन बेसिकली बॉडी हो जाती है। सो एवरी बॉडी और पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन its state of uniform motion or rest unless an external force acts on it. So every body or particle continues to be in its state of uniform motion or rest unless an external force acts on it. यानी कोई भी पार्टिकल और बॉडी जैसे चल रहा है मान लीजिए, तो ये अपनी गति से चलता रहेगा अपने रास्ते पर जब तक इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे जो वर्ड लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए अनबैलेंस्ड। इसमें आप अगर बहुत प्रिसाइज लिखना चाहते हैं तो अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि एक ऐसा बल उसके ऊपर ना लगे जिसको कोई दूसरा बल बैलेंस नहीं कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट फोर्स। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक से एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि फोर्स इज द कॉज ऑफ द चेंज इन मोशन। फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ रखा है हमारे कमरे में, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा जब तक इस पर मैं कोई बाहर से दूसरी फोर्स ना लगा दूं। अगर मैं दूसरी फोर्स लगा देता हूं तो डेफिनेटली इसमें मोशन होगा। और दूसरी फोर्स क्या होनी चाहिए हमारी? अनबैलेंस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, एक अपोजिट भी फोर्स लग रही तो नहीं चलेगा। एक अनबैलेंस फोर्स लगती है इस पर, जैसे ये लगा तो ये पेन आगे बढ़ गया मेरा। तो या तो ये ऐसे रखा रहेगा, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि या फिर ये अपनी गति से चलता रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। ये थोड़ा सुनने में आश्चर्यजनक लगता है कि अगर एक कार चल रही है, उसकी कुछ स्पीड है, और हम एक्सीलेटर भी ना दें तो उसी स्पीड से चलती रहेगी। या आप एक बार दौड़ना शुरू कर दिए तो आप जो है दौड़ते ही रहेंगे उसी गति से। ये तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। आपने कार को स्टार्ट कर दिया, उसने स्पीड दे दी,
60 किलोमीटर्स पर आवर, उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं, इट विल गो ऑन मूविंग, गो ऑन मूविंग, गो ऑन मूविंग टिल इटर्निटी। आप मोड़ते जाइए उसको। नहीं, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऐसा नहीं कहता है। आप ध्यान से देखेंगे तो जब कार चल रही है और आपने उसको मोशन दे दिया, उसके बाद भी उसको जो ग्राउंड होता है वो रेजिस्ट करता है, ग्राउंड में फ्रिक्शन होता है, तो उसके मोशन को ग्राउंड अपोज करता है। इसी प्रकार से जो हवा आ रही है बाहर से वो उसको अपोज करती, तो वहां पे एक अपोजिशन है। तो उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ती है, एक्सीलरेटर देना पड़ता है ताकि वो चलती रहे। आप फिर से समझिएगा, कोई भी चीज एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, जब आप उसको जमीन पे चलाते हैं तो जमीन उसको रोकती है उसके मोशन को, क्योंकि उसके मोशन को जमीन रोकती है, इसलिए मुझे उसको चलाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। अगर आप एक आइडियल केस माने कि एक कार एक ऐसे रोड पे चल रही है जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और आपने उसको स्टार्ट कर दिया, और बिल्कुल आपके आइडियल टायर्स हैं परफेक्ट, या थोड़े बहुत अनआइडियल भी चलेंगे क्योंकि रोड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और उसको आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है तो उस रोड पे वो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, कब तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। अगर वैसा इनफाइनाइट रोड होगा तो कभी नहीं रुकेगी। सुनने में इट सीम्स सरप्राइजिंग, बट इट इज द ट्रूथ एंड फैक्ट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी body or particle continues to be in its state of uniform motion or rest unless an external force acts on it। तो इसको जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि फर्स्ट लॉ बेसिकली किस प्रकार से वैलिड होता है। वहां से मैं आपको और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी आप इतना ही समझ लें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी अपने रेस्ट की स्थिति को, अपनी रेस्ट की स्थिति मतलब विश्राम की स्थिति को, या एक यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति की स्थिति को मेंटेन रखता है जब तक उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस का मतलब होता है असंतुलित बल, नहीं लगता। इस छोटे से वीडियो में आज इतना ही, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।